नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपने अगर महाभारत पढ़ी है तो चक्रव्यूह शब्द जरूर सुना होगा, और महाभारत नहीं भी पढ़ी है तो भी चक्रव्यूह शब्द तो सुना ही होगा। चक्रव्यूह एक सैन्य रचना होती है अपने दुश्मन को घेरने के लिए, जो ऊपर से देखने पर चक्र या पद्म की तरह नजर आती है, इसलिए इसको कई बार पद्मव्यूह भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि वर्तमान में इसका क्या संदर्भ है। अभी आपने सरकार की एक घोषणा सुनी होगी। 4 जून को भारत सरकार ने कहा कि भारत में जनगणना जो 2021 में होनी थी वो कोरोना के कारण फिर और दूसरे कारणों से टलती गई। वो जनगणना शुरू होगी 2026 से 2 चरणों में होगी। पहली अप्रैल और सितंबर के बीच में 2026 में, और दूसरी जो वास्तव में लोगों की गिनती होगी वो फरवरी 2027 से होगी, और 1 मार्च 2027 उसकी कट ऑफ डेट होगी। यानी आप जहां रह रहे हैं वहां आपकी गिनती होगी वहां, और इसके लिए जो नियम है वो ये कि आप कम से कम 6 महीने से वहां रह रहे हो, या अगर आज आप रहने आए हैं तो अगले 6 महीने तक यहीं रहने का इरादा हो। ऐसा नहीं कि आप महीने 2 महीने के लिए घूमने के लिए या किसी रिश्तेदार के यहाँ आ गए हैं 10-15 दिन के लिए तो आपको वहाँ का रहने वाला मान लिया जाए। ये तो तकनीकी पक्ष हो गया। बात यह है कि इस घोषणा के जरिए, जनगणना के जरिए पहली बार, जनगणना वैसे लंबे समय से हो रही है और आज़ादी के बाद से लगातार होती रही है, हर 10 साल पर होती है। उसके आधार पर जो आंकड़े जुटाए जाते हैं उससे जो है विभिन्न योजनाओं के लिए कार्यक्रम बनते हैं, नीतियां बनती हैं। किस समाज का कौन सा वर्ग किस स्थिति में है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सब की गणना होती है। बहुत सारे आंकड़े मिलते हैं सरकार को, जिससे सरकार को अपनी नीतियां बनाने में सुविधा होती है, और जनसंख्या के बारे में तो पता चलता ही है। तो सरकार ने कहा कि जनगणना होगी। अब आप देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है, मेरा मानना है कि जब कोई सरकार जनगणना का इस्तेमाल राजनीतिक चक्रव्यूह की रचना के लिए कर रही है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया। अब आप कहेंगे ये तो जनगणना है, सेंसस है, लोगों की गिनती होनी है, इसमें कौन सा राजनीतिक चक्रव्यूह। इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हुई, ये सही है, लेकिन उसके बाद से टलती रही है। उसके बाद ये कम से कम 2027 से पहले तो हो ही सकती थी, लेकिन सरकार इसको टालती रही। सरकार क्योंकि चक्रव्यूह की रचना कर रही थी, जब तक ये इस राजनीतिक चक्रव्यूह की रचना पूरी नहीं हो गई तब तक उसने घोषणा नहीं की जनगणना की। अब इसके जरिए क्या क्या किया। चक्रव्यूह में आप अपना जो विरोधी है या दुश्मन है या आपका जो प्रतिद्वंदी है, राजनीति का मामला है तो इसलिए दुश्मन नहीं कह सकते, तो इसलिए विरोधी या प्रतिद्वंदी ही कहेंगे, उसके जो हथियार हैं उसको कैसे कुंद किया जाए और उसको कैसे उस घेरे में फंसा लिया जाए, बंदी बना लिया जाए, इसकी तैयारी करते हैं। वो तैयारी सरकार ने कर ली है। तो आप देखिए क्या क्या सरकार ने इसमें किया है। एक, इस जनगणना के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा। 2026 में होना था परिसीमन। पहले इसको संविधान के 84वें यानी 84th अमेंडमेंट के जरिए फ्रीज कर दिया गया था 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, कि जो भी परिसीमन होगा उसमें जो जनसंख्या के आंकड़े लिए जाएंगे वो 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। यानी सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। परिसीमन फिर क्या होगा? परिसीमन ये होगा कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, जिससे अनुपात बना रहे आबादी का, कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा न हो कि बहुत ज़्यादा मतदाता हो जाए, दूसरे में बहुत कम हो जाए, और उसका भौगोलिक क्षेत्र, ये 2 चीज़ें तय होती रही। लेकिन अब जो जनगणना होने जा रही है इसके आधार पर विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन जिसको कहते हैं। इसके लिए आपको मालूम है कि तरीका एक ही है। इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, और डिलिमिटेशन कमीशन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। कोई रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, वही इसका चेयरमैन होगा। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता।
सरकार इसके फैसले को चुनौती नहीं दे सकती और अदालत इसके फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती। तो इसकी शक्ति आप समझ लीजिए। जो डिलिमिटेशन कमीशन फैसला दे देगा, सरकार के सामने उसको इम्प्लीमेंट करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। इसमें कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो आप डिलिमिटेशन कमीशन क्या है इसको मोटे तौर पर ये इस तरह से समझ लीजिए। अब सरकार ने क्या किया है, डिलिमिटेशन को जोड़ दिया है इस जनगणना से। इसमें जो जनसंख्या आएगी अलग अलग प्रदेशों की, उसके हिसाब से तय होगा कि किस प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या क्या होगी और विधानसभा सीटों की संख्या क्या होगी। तो विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसके जो 2029 के चुनाव की दृष्टि से देखें या उससे पहले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें, उससे पहले की राजनीति की दृष्टि से देखें, तो सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा था कि दक्षिण और उत्तर में असंतुलन कायम हो जाएगा। उत्तर की ताकत बढ़ जाएगी संसद में। ज़्यादातर पार्टियों को मतलब है संसद में उत्तर और दक्षिण की सीटों की संख्या में बड़ा अंतर हो जाएगा। तो उनको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी है, वहाँ सीटें बढ़ेंगी तो उसको फ़ायदा होगा। यानी उत्तर का राज देश पर कायम रहेगा। ये दक्षिण भारत की पार्टियों का एतराज़ है। तो एम.के. स्टालिन इसकी अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन भी बुलाया, बैठक भी बुलाई और इसमें मांग की कि जो है ये परिसीमन फिर से 25 साल के लिए टाल दिया जाए। अब इस परिसीमन को टालने का मतलब है कि अगर वो मानते हैं कि भाजपा का फ़ायदा हो तो भाजपा का फ़ायदा न होने पाए। उनको लगता है तब तक परिस्थितियां राजनीतिक बदल जाएंगी, भाजपा फ़ायदा उठाने की स्थिति में नहीं रहेगी, या जो भी उनका मानना। तो पहली चीज़ तो ये है कि इससे केवल सीटों की संख्या नहीं बढ़ने वाली है, इससे आरक्षित सीटों की संख्या में भी अंतर आएगा। तो जो समाज का दलित वर्ग है और आदिवासी वर्ग है, उसके लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनकी संख्या जो है वो भी डिलिमिटेशन के बाद, क्योंकि आबादी बढ़ी हुई आएगी तो वो भी बढ़ जाएगी। और क्योंकि परिसीमन उनका जो है वो नई जनगणना के आधार पर होगा, 1971 की गणना के आधार पर नहीं होगा, तो उनकी संख्या बढ़ेगी। सवाल यह है कि इन पार्टियों का साथ इस वर्ग के लोग क्यों देंगे। ये बड़ा हथियार है। ये व्यूह रचना जो है भारत सरकार की, विपक्ष खासतौर से दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं उनके हमले की जो आशंका थी उसको कुंद करने के लिए। अब सवाल बीजेपी की ओर से उठेगा कि क्या आप दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। परिसीमन टालने का तो एक मतलब ये हो गया। जो भाजपा की विरोधी पार्टियां हैं उनको लगता है कि भाजपा के जो सहयोगी दल है, चूंकि भाजपा का बहुमत नहीं है लोकसभा में, 240 सीटें ही हैं, इस बार सीटों की संख्या कम हो गई है, तो उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, खासतौर से उसमें जो दक्षिण भारत की पार्टियां हैं जैसे टीडीपी या अन्ना द्रमुक, जो जिससे गठबंधन हो गया है बीजेपी का तमिलनाडु में, जेडीएस कर्नाटक की पार्टी है, बहुत छोटी सी पार्टी है लेकिन पार्टी है, जनसेना पार्टी पवन कल्याण की, या ऐसे जो सहयोगी दल हैं भाजपा के, वो विरोध करेंगे, भाजपा की संख्या और कम हो जाएगी। इसलिए वो इस पर न कंसेंसस तो बनेगा नहीं और बहुमत से पास नहीं करा पाएगी। ये उनकी रणनीति थी। अब इसके उलट भी सवाल है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है कि वो कभी सत्ता में आए केंद्र में। अगर कांग्रेस पार्टी को केंद्र में सत्ता में आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम 200 या उससे ज़्यादा सीटें जीते। जाहिर है कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर भारत का होगा। अगर परिसीमन नहीं होता है तब भी, और होता है तब तो और ज़रूरी है, उससे ज़्यादा सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए इसका विरोध करना कैसे आसान हो जाएगा और कैसे कर पाएगी। अब मान लीजिए कांग्रेस जो है वो अक्सर जो है आत्महत्या की इच्छा से ग्रस्त होती है, वो अपना नुकसान खुद करने के लिए तैयार रहती है। मान लीजिए कांग्रेस ऐसा करे भी, तो उसके जो सहयोगी दल हैं और भाजपा के जो विरोधी दल हैं, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस,
बीजू जनता दल, ये क्यों तैयार हो जाएंगे? ये क्यों चाहेंगे कि उत्तर भारत की, मतलब दक्षिण और उत्तर दो हिस्सों में अगर बांट कर देखा जा रहा है पूरे देश को, तो उत्तर भारत की सीटें जिसमें पश्चिम भी आ जाता है, पूरब भी आ जाता है, उसकी सीटों की संख्या क्यों न बढ़े? और उसकी सीटों की संख्या बढ़ने का ये विरोध क्यों करेंगे? तो ये मामला इतना आसान नहीं, भाजपा ने इसको पूरी तरह से उलझा दिया है कि किसी एक मामले पर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट न हो। जो परिसीमन के जरिए लक्ष्य हासिल करना चाहती है भाजपा, उसका विरोध उसके विरोधी भी न कर पाए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, सीटों की संख्या बढ़ने का ही मामला केवल नहीं है, इसी परिसीमन से जुड़ा हुआ है महिला आरक्षण का सवाल। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा की 33% सीटों के आरक्षण का संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है और कानून बन चुका है। ये लागू होना है 2029 के लोकसभा चुनाव से। उससे पहले परिसीमन जरूरी है, उससे पहले इसका निर्धारण जरूरी है कि महिलाओं के लिए कौन सी सीटें आरक्षित होंगी, तो उसके लिए सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो बिना परिसीमन के ये हो नहीं सकता है। मान लीजिए जो विपक्ष एक समय मांग भी कर रहा था कि बिना परिसीमन के जो है आप महिला आरक्षण लागू कर दीजिए, 33% सीटें जो है रिजर्व कर दीजिए महिलाओं के लिए इसी लोकसभा में जो संख्या है, तो उसका मतलब ये होगा कि 33% सीटें जो जहां अभी पुरुष भी लड़ सकते हैं, उन्हीं का वर्चस्व है, उनकी सीटें कम हो जाएंगी। तो कौन सी पार्टी के पुरुष जो सांसद हैं, विधायक हैं या जो प्रत्याशी बनने की इच्छा रखते हैं, वो इसके लिए तैयार होंगे? और आरक्षण हो जाएगा तो ये हर परिसीमन के साथ, यानी हर 10 साल पर जनगणना के साथ बदलेगा, तो सीटें बदल जाएंगी, आरक्षित सीटें। तो ये कौन चाहेगा? तो इसलिए ये मुद्दा ऐसा जुड़ा हुआ है जिसके कारण इसका विरोध करना बहुत कठिन होगा। इसके अलावा जिस बात को ब्रह्मास्त्र समझ रहे थे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और बहुत सारी पार्टियां जो भाजपा विरोधी हैं, कि जातिगत गणना हो, जातियों की भी गिनती हो, जो अंग्रेज़ों ने शुरू की थी और स्वतंत्र भारत में 1951 के बाद से जितनी जनगणना हुई, किसी में जाति की गिनती नहीं हुई। तो इससे बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। ये उनकी खामख्याली है, धारणा है कि ऐसा हो जाएगा। भाजपा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भी विपक्ष को उलझा दिया है कि जाति की गिनती से भाजपा का नुकसान हो जाएगा, ऐसा मानने का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। क्योंकि भाजपा अब वो जनसंघ वाली, या जनसंघ के बाद कुछ समय तक, जो कुछ साल तक या कुछ दशक तक कह रहे हैं, पार्टी रही है जिसको जो है अगड़ों की पार्टी माना जाता था या ब्राह्मण बनिया की पार्टी माना जाता था। आज के समय की जो भाजपा है, उसके जनाधार का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पिछड़ा वर्ग से आता है, दलितों से आता है, आदिवासियों से आता है, और सत्ता में और संगठन में हिस्सेदारी भी उन्हीं की ज़्यादा है। तो नुकसान किसका होगा? जैसे एक चीज़ हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मंजूरी दे दी है, दलितों में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें सब कैटेगराइजेशन होगा, यानी संख्या के हिसाब से अलग अलग जो सेक्शन हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था होगी, यानी आरक्षण स्प्लिट होगा। अभी क्या होता है, जो प्रभावशाली जातियां हैं दलितों में, आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिलता है। जो संख्या बल में कम है जातियां, उनको कोई लाभ नहीं मिलता या नहीं के बराबर मिलता है। यही बात होगी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में भी। उसमें भी जो प्रभावशाली जातियां हैं, अभी 27% आरक्षण है, मान लीजिए कि बढ़ जाएगा, लेकिन अभी चूंकि बढ़ा नहीं है इसलिए मानकर चलते हैं 27% जो अभी व्यवस्था है उसी को, उसमें से डिवीज़न होगा कि जो प्रभावशाली 4, 5, 6 जातियां हैं उनके लिए इतना प्रतिशत आरक्षण होगा उसी 27 में से, और बाकी दूसरी जो संख्या में कम है जातियां, तो नुकसान किसका होगा? जो प्रभावशाली जातियां हैं। और सबसे प्रभावशाली जाति जो है पिछड़ा वर्ग में, वो यादव समाज है। तो यादवों की जो पार्टियां हैं या यादवों के नेतृत्व वाली जो पार्टियां हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस कैटेगराइजेशन से, जिसके लिए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तैयार है।
वो कमीशन अपना काम कर चुका है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप चुका है। अब केवल केंद्र सरकार को उसको मंजूर करना है और लागू करना है। लेकिन बात हम लोग अभी जनगणना की कर रहे थे, तो जाति की गणना से जो लग रहा था कि ये गेम चेंजर होगा और भाजपा के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा, खुद ही अपने आप अनाउंस करके केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि हम इस बार जनगणना के साथ जातियों की भी गणना कराएंगे, विपक्ष के हाथ से ये बड़ा मुद्दा छीन लिया। अब आप इसकी मांग करते हुए विपक्ष में किसी को देखेंगे नहीं। तो एक एक करके मुद्दे जो है बीजेपी छीनती जा रही है। और इसके साथ साथ एक काम और बहुत ही चतुराई के साथ सरकार करने जा रही है। आपको याद होगा कि जब सीए का कानून बना रही थी सरकार, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला रही थी, नागरिकता संशोधन कानून ला रही थी, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, इन मजहबों धर्मों के मानने वाले लोगों के साथ धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़न हो रहा था, और वो अगर भारत आए हैं और यहाँ आकर नागरिकता मांगते हैं, तो उनके लिए कानून बनाया गया था कि रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पर आने वालों को भारत सरकार नागरिकता देगी। ऐसा नहीं कि पहले नहीं मिलता था, उस प्रोसेस को इस कानून के जरिए तेज कर दिया जाएगा। तो उसका बहुत भारी विरोध हुआ, और उस विरोध का आपने देखा जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ वहाँ इसका हिंसक विरोध हुआ। दुनिया भर में एक झूठा नैरेटिव चलाया गया कि ये दरअसल भारतीय मुसलमानों के खिलाफ कानून है, जिसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। तो 2019 में बना कानून 2020 में पास हुआ, 2023 में जाकर लागू हो पाया। लागू होने के बाद से कोई एक केस ऐसा नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता चली गई, क्योंकि ये नागरिकता छीनने का कानून ही नहीं था, ये नागरिकता देने का कानून था। उस समय तो जनगणना का भी विरोध हो रहा था कि अगर जनगणना के आंकड़े जुटाए जाएंगे तो उसका भी विरोध करेंगे। एनआरसी और एनपीआर का भी विरोध हो रहा था। सरकार ने तय किया है कि इस जनगणना के साथ एनपीआर के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये भी तैयार किया जाएगा। ये पहली सीढ़ी है एनआरसी की। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले एनपीआर तैयार हो। अगर एनपीआर तैयार हो गई तो उसके बाद एनआरसी लाने में और उसके बाद लागू करने में कोई समस्या नहीं होगी सरकार को। अब सरकार ये एनपीआर के आंकड़े भी जुटा रही है। वैसे आपको बता दें कि सरकार के पास बहुत सारे आंकड़े हैं। ये कोरोना के दौरान जो मुफ्त वैक्सीन दी सरकार ने, उसके जरिए देश के ज़्यादातर लोगों का आंकड़ा सरकार के पास है। वो कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, उनकी पहचान क्या है, उम्र क्या है, इस तरह के जितने भी आंकड़े ज़रूरी थे सब जुटा लिए गए। उसके अलावा 82.5 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है उसके आंकड़े हैं, और उसके अलावा सरकार के पास बहुत से आंकड़े हैं। इस जनगणना के जरिए सरकार एनपीआर के भी आंकड़े जुटा लेगी। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार करना चाहती थी, उसके लिए जिन आंकड़ों की ज़रूरत थी वो सब हो जाएंगे, और ये सब हो जाएंगे तब शुरू होगा। फरवरी 2027 की तारीख रखी गई है, इसलिए अप्रैल मई 2026 में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के चुनाव हो जाएंगे। हालांकि चुनाव तो बिहार और असम के भी हो जाएंगे। तो इन विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बनाने के, जिसकी डीएमके बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रही थी कि वो परिसीमन को मुद्दा बनाएगी विधानसभा चुनाव के दौरान, और उससे पहले उसका मौका ही ख़त्म कर दिया। वो मुद्दा ही हाथ से छीन लिया कि 2026 के चुनाव तक तो ये गणना शुरू ही नहीं होगी। परिसीमन की बात तो बहुत दूर की बात है, वो शुरू ही नहीं होगी, तो इसलिए वो मुद्दा बन नहीं पाएगा। पहले था 2025 में जनगणना शुरू हो जाएगी, 2026 में सीटों का परिसीमन हो जाएगा। तो उस मुद्दे को सरकार ने आगे खिसका दिया। तो चुनाव के दौरान डीएमके अब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। भाजपा के विरोधी दल जो उसके सहयोगी दक्षिण भारतीय दल हैं, उनमें मतभेद पैदा करने की कोशिश नहीं कर पाएगा।
तो ये जनगणना के जरिए जो व्यूह रचना की है मोदी ने, वो 2029 के लोकसभा चुनाव की पक्की तैयारी है कि कैसे भाजपा अपने सारे मुद्दे लागू कर लेगी। यानी परिसीमन भी लागू हो जाएगा, महिला आरक्षण भी लागू हो जाएगा, दलित और आदिवासी लोगों की सीटों की संख्या भी लोकसभा में भी और विधानसभा में भी बढ़ जाएगी। तो जो ये लाभ पहुंचाएगा वो समाज उनके खिलाफ तो नहीं जाएगा। पक्ष में कितना जाएगा नहीं जाएगा ये तो बाद की बात है, कम से कम खिलाफ तो नहीं जाएगा, खिलाफ जाने का कोई आधार नहीं है। लेकिन अगर कोई इसका विरोध करेगा तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो 2029 में विपक्ष के पास क्या क्या मुद्दे हो सकते थे, ये इन सब की पहले से पहचान करके भाजपा ने वो सब मुद्दे छीन लिए हैं या कुंद कर दिए हैं। तो 2029 की लड़ाई को भाजपा आज से ही लड़ रही है। वो ऐसी परिस्थितियां बना रही कि 2029 आते आते विपक्ष के पास लड़ाई का कोई मुद्दा ही न रह जाए। अब रहेगा कि नहीं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आज जो उसके पास मुद्दे दिखाई दे रहे थे एक एक करके सब खत्म हो रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था 1-1.5 साल पहले तक विपक्षी दलों ने, भाजपा के जो विरोधी दल हैं, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम का। जहां विपक्ष की सरकारें, खासतौर से कांग्रेस की सरकारें बनी, वहां लागू करने की असफल कोशिश भी हुई। आज आपको सुनाई देता है कोई ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम भी ले रहा हो? 2024 के चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद भारत सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया, नई पेंशन स्कीम ले आई जिसका नाम यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उससे बेहतर प्रावधान कर दिए, वो मुद्दा ही खत्म कर दिया। तो जनगणना के जरिए और परिसीमन के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा राजनीतिक दांव चला है। ये जो चक्रव्यूह रचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इससे निकलना, इसको भेद पाना कांग्रेस और उसके साथी दलों के लिए लगभग असंभव होगा। भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं उनके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है, और उसमें यही दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।